आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली अगर हम बात करें तो MSW की है और इसमें BSW के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। MSW और UGC नेट MP सेट की जो सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि कनाडा में समाज कार्य का विकास क्या था हुआ। समाज कार्य का अगर हम बात करें विकास कनाडा को लेकर तो यहाँ आप लोगों से एक पॉइंट पर चर्चा होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दक्षिण अमेरिका में समाज कार्य और समाज कल्याण का विकास कैसे हुआ, हम इस पर भी बात करेंगे कि समाज कार्य और समाज कल्याण का कैसे विकास हुआ था दक्षिण अमेरिका में, तो ये भी हम जिक्र करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और लेंगे, प्रशांत क्षेत्र में बात करेंगे, है ना। प्रशांत क्षेत्र में जो है सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो वृत्तिक संगठन है उन पर बात करेंगे। वृत्तिक का मतलब होता है व्यावसायिक जो संगठन है उन पर फिर हम लोग बात करेंगे प्रशांत क्षेत्र के बारे में। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि अफ्रीका और मध्य पूर्व में जो समाज कार्य का इतिहास है हम उन पर फिर बात करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों पर हम लोग आज के क्लास में जिक्र करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कनाडा समाज कार्य के बारे में, है ना। चलिए, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कनाडा में जो है समाज कार्य का विकास किस तरीके से स्पष्ट हुआ है, इसके बारे में आपके सामने स्क्रीन पर। हालांकि मैंने एक क्लास आप लोगों से लिया था तो वहाँ पे जिक्र भी किया था कि कनाडा में जो समाज कार्य का इतिहास है उसकी क्या भूमिकाएँ हैं, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनाडा में जो समाज कार्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न रहा है, ठीक है। बेसिकली कनाडा के विकास में जो है दक्षिण के पड़ोसियों को काफ़ी प्रभावित किया। कनाडा का जो समाज कार्य था वो जो दक्षिण के पड़ोसी लोग थे, देश था, उनको काफ़ी प्रभावित किया था, ठीक है। तो इसी संबंध में एक विद्वान आए थे कनाडा समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने अपना कुछ विचार लिखा था। उनका नाम था लाइटमैन करके, उनका नाम था लाइटमैन करके और रिचिज, ठीक है। लाइटमैन और रिचिज ये विद्वान का नाम है। इनकी भूमिका जो है हमें देखने को मिली थी और इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं कि कनाडा समाज कार्य में है। तो इन्होंने कहा कि जो बाहरी सुपरवाइजर्स होते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं, उनको कनाडा में संयुक्त राज्य के समान ही दिखाई देता है ना। मतलब जो बाहरी सुपरवाइजर्स होते हैं उनको बताया कि संयुक्त राज्य के समान ही दिखाई देते हैं। और कहने का तात्पर्य ये था उनका कि समानता भ्रमक होता है, यानी मिथक होता है, और इसकी समाज कल्याण प्रणालियाँ जो होती है वो पर्याप्तता भिन्न रखती है। तो उसी संबंध में कहा गया कि कनाडा में जो समाज कार्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न माना जाता है। तो अलग है, और थोड़ा सा कैसे अलग है अभी इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि ये जो है कनाडा का जो समाज कार्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न है। ये पहली पॉइंट रहेगी आप लोगों के लिए। फिर कहता है कि चूँकि इन दोनों देशों की समाज कार्य प्रणाली में पर्याप्त भिन्नता है, बिल्कुल ये पर्याप्त भिन्नता है, और काफ़ी जो है दक्षिण के जो पड़ोसी थे उनको काफ़ी प्रभावित भी किया है। ये भी पॉइंट आपका सही रहेगा। और कनाडा के पास जो है सार्वजनिक जो है कल्याण कार्यक्रमों का एक लंबा इतिहास रहा है। अच्छा, कैसे लंबा इतिहास रहा है अभी हम बात करेंगे। बेसिकली संघीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य जो है स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा कार्यक्रम और बहुत सारी एक्टिविटी थी, बहुत सारे क्रियाविधि थी जो इसके अंतर्निहित किया गया था, जो इसके अंतर्गत ज्वाइन किया गया था, जोड़ा गया था। तो कहा जाता है कि कनाडा का जो समाज कार्य है वो बेसिकली काफ़ी लंबा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कनाडा का सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। तो ध्यान रखेंगे सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, संघीय और प्रांत सरकार, ठीक है। संघीय और प्रांत सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य की बात हो जाए। अब ये स्वास्थ्य क्या है, ये सार्वजनिक कल्याण की कार्यक्रम था, ठीक है। सामाजिक सेवा कार्यक्रम है तो क्या है, ये जो था ये बेसिकली सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम था, ठीक है।
तो इनको अंतर्निहित किया गया और एक राष्ट्र के रूप में कनाडा का कनाडा की स्थापना से पहले अंग्रेज कनाडा में सामाजिक देखभाल का जिम्मा संभालने लगे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इसके बारे में जिक्र करने लगा। जितनी भी सामाजिक क्रियाविधि होती थी वो अंग्रेजों के द्वारा होती थी। लेकिन 19वीं सदी के प्रारंभ में उपनिवेशवादी प्रभावों से समाज कल्याण के संदर्भ में तब कुछ जो विद्वान, जो मैंने अभी आपको बताया है लाइटमन और रिचर्ड का, तो इनकी भूमिका हमें देखने को फिर मिली। और इनकी भूमिका अगर हम बात करें तो 2000 में मिली थी। ये बात आप नोट कर सकते हैं, है ना। ये बात चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि कनाडा समाज कार्य में अगर मैं बात करूं तो लाइटमैन की कहीं कहीं लाइटमैन भी कहा जाता है, और रिचेज की, इनकी बात करते हैं तो 2000 में आया। और अगर मैं बात करूं बारकर के बारे में तो बारकर की भूमिका सन 1999 में आई। तो इन दोनों का नाम बेसिकली कनाडा समाज कार्य के इतिहास में देखने को मिला। अब कैसे मिला इन दोनों का, तो आप ध्यान रखेंगे तो मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने अपने विचारों को प्रकट किया। तो सबसे पहले 1840 रिप्रेजेंट किया, फिर 1864 के बारे में बताया, है ना। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। फिर 1919 के बारे में जिक्र हुआ, फिर 1926 के बारे में जिक्र हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जो है आगे ये प्रक्रियाएं बढ़ती गई हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा इन सब के बारे में, इनमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं कनाडा में, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, एक बार बताइए। हाँ, अब देखिए, प्रारंभ से ही कनाडा में समाज कार्य, समाज कल्याण के कार्यक्रमों का महत्व दिया जाने लगा, और जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, वैयक्तिक और सामाजिक कार्यक्रम अंतर्निहित थे, जो संघीय और प्रांतीय सरकारों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे थे, ठीक है। ये जिक्र फिर होने लगा। और यहाँ पे देखिए कि एक राष्ट्र के रूप में अपनी स्थापना से पूर्व कनाडा में सामाजिक देखभाल के 2 महत्वपूर्ण टाइप बने। एक प्रकार तो वो था कनाडा में जो समाज कार्य हो रहा था वो निर्धन कानूनों पर निरूपित था। दूसरा जो प्रकार था वो दान की जिम्मेदारी पर आधारित था। तो अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि कनाडा के विकास में जो रहा समाज कार्य, वो बेसिकली सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों का एक लंबा इतिहास के रूप में रहा है। और खासकर जो दक्षिण के पड़ोसी देश थे वो उनसे काफ़ी प्रभावित था कनाडा समाज, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो कनाडा का जो समाज कार्य था वो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा था। तो संघीय और प्रांतीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य हो जाए, सामाजिक सेवा हो जाए, ऐसी क्रियाओं को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। फिर कनाडा के समाज कार्य में अगर हम बात करें तो हमारे सामने 2 टाइप मिले कि हम जो है समाज की देखभाल कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा 2 तरीके से करोगे आप। एक तो कहा कि निर्धन कानून बना के करोगे, दूसरा ये कहा कि दान की जो जिम्मेदारी व्यक्ति या परिवार या निजी धर्मार्थ होता है, जिसको फंड वगैरह बोलते हो, इनके माध्यम से करोगे। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि एनजीओ का प्रयोग इन्होंने कर दिया, गैर सरकारी संगठन के यूज कर दिया। तो दूसरे शब्दों में आप ये बात बोल सकते हो दूसरी तरफ, ठीक है। अब फिर देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में कनाडा में जो है समाज के बारे में बात करें अगर हम, समाज कल्याण को उपनिवेशी प्रभावों से भी प्रभावित हुआ। अब मैंने अभी आपसे जिक्र किया 2 विद्वान के बारे में। अब इसके नीचे आप चाहो तो 2 विद्वान के बारे में नोट कर सकते हो, इसके जस्ट पॉइंट। एक बारकर का नाम जो 1999 आता है, एक लाइटमैन और रिचेज का नाम जो 2000 में आता है। इन लोगों ने क्या बताया था? इन लोगों ने कहा था कि समाज कल्याण के संदर्भ में इन प्रक्रियाओं की जो भूमिकाएं हैं वो निरूपित किया था इन्होंने। मतलब क्या क्या हुआ था कनाडा में, उनके बारे में इन्होंने फिर जिक्र किया था। तो इससे पहले मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, देख लीजिए 1840। अब 1840 में क्या हुआ था? पश्चिमी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी हेमिस्फीयर के सभी उपनिवेशों को ब्रिटेन में स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये 1840 में देखा गया था ये प्रक्रिया कि जो पश्चिमी हेमिस्फीयर था उनके सभी उपनिवेशों को क्या किया गया? ब्रिटेन में स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये एक पॉइंट है, अगर आपसे प्रश्न मान लो बन भी जाए कि उपनिवेशों को ब्रिटेन में स्वतंत्र कब किया गया, तो आप कह सकते हो 1840 में किया गया था। ये प्रक्रियाएं आप बता सकते हैं, और ये बातें लाइटमैन, रिचेज और बारकर के द्वारा बताई गई थी। तो अलग अलग वर्षों में बताए हैं दोनों लोगों ने, बट बातें वही थी।
फिर अगर हम बात करें 1864 के बारे में, 1864 आप देख भी रहे थे यहाँ पे कि फ्रांसीस समाजशास्त्री थे एक PGLV प्ले ने कहा कि गरीबी और इसके कारण परिणाम और उपचार विषय पर अपना अध्ययन पूर्ण किया। और जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों में परिवर्तन का जन्म दिया, उसी प्रकार औद्योगिक क्रांति ने कनाडा में भी आत्मविश्वास और स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाओं में परिवर्तन को प्रेरित कर दिया, है ना। अब ध्यान से सुनिए, इसमें आप क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे। इसमें आपको केवल ये बात ध्यान रखना है कि जो फ्रांस के समाजशास्त्री विद्वान थे उनका नाम ध्यान रखना है, प्ले महोदय का। प्ले महोदय ने अध्ययन किया था, कब अध्ययन किया था? 1864 में अध्ययन किया था। क्या अध्ययन किया था इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। गरीबी और इसके कारण और परिणाम और निराकरण पर इन्होंने जो है अध्ययन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गरीबी और इसके कारण, इसके परिणाम और उपचार के विषय में क्या किया था, इसका अध्ययन किया था। ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 1864 का। ठीक है, एक बार कंफर्म करिए, क्लियर है? जी सर कंफर्म है, प्लीज थोड़ा सा धीरे बोल दीजिए। अच्छा, चलिए थोड़ा सा स्लो बात करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलना है। कीवर्ड्स को केवल ध्यान रखें, है ना, सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप उसको समझिए, है ना। बाकी कीवर्ड्स को ध्यान रखो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मिल गई। उसके बाद देखिए यूरोप, यहाँ पे अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं कि इससे पहले जो प्रक्रियाएं और भी घटना घटित हुई थी उनके बारे में अगर हम बात करें तो एक मैंने भी आपको बताया भी था कि 1919 का जिक्र होता है ना, 1919 का भी। अब देखो थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैंने 2 बातें बता दिया है, 1840 और 1864 के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से तो वृद्धावस्था, बेरोजगारी, गरीबी और श्रम संबंधी जो समस्याएं थी उनसे संघर्ष हेतु राज्य की सक्रियता से लगभग 1900 तक आते आते जो है ये गति पकड़ने लगी, एक प्रकार से वृद्धि होने लगा। तो ये कनाडाई जो अनुभव संयुक्त राज्य के किसानों से ये काफ़ी प्रभावित थे। तो उस समय सन 1919 में कनाडा में समाजकार्य के 17 विद्यालय, कनाडा में समाजकार्य के 1919 की बात कर रहा हूँ, 17 विद्यालय। ठीक है, और ध्यान रखेंगे आप लोग कि संयुक्त राज्य में, कहाँ पे? संयुक्त राज्य में शिक्षण की बात किया गया। और शिक्षण और प्रशिक्षण जो शब्द है इनके एक समान मानक के आधार पर प्रथम संगठन बन गया, प्रथम संगठन बन गया। ठीक है, संगठन बन गया, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो बना है वो 1919 में बना है। अब ये संगठन बनाया गया था शिक्षण प्रशिक्षण के लिए। अब इसका नहीं कोई संगठन का नाम था, है ना। ऑलरेडी कनाडा में समाजकार्य के 17 विद्यालय और संयुक्त राज्य में जो है शिक्षण प्रशिक्षण के ही एक समान मानक पे था, है। संयुक्त राज्य की जो शिक्षण प्रशिक्षण का वो था, प्रक्रियाएं थी, वो एक समान मानक के आधार पे था। और उसी जब ये बात और कनाडा की बात दोनों जब समान होने लगी तो उन्हीं के आधार पे प्रथम संगठन बना था। ये बात ध्यान रखेंगे सन 1919 में कनाडा में। फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो हमने अभी भी जिक्र किया था 1926 के बारे में भी, 1926 में भी। तो इसमें बेसिकली दी कनाडियन, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपके पेपर में भी ये मिलता है, दी कनाडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की स्थापना। ठीक है, ये भी बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि दी कनाडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की स्थापना जो है सन 1926 में हुई। अब इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो हम ये देख सकते हैं कि कहा जा रहा है आप लोगों से, एक मिनट, यहाँ अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि यूरोप में समाज कल्याण के विकास ने
कनाडा में भी समाज कल्याण और समाजकारी से संबंधित विभिन्न प्रवृत्तियों को परिवर्तित करना आरंभ कर दिया गया। कनाडा में भी लोग विश्वास करने लगे कि सरकार को गरीबों और निराश्रितों के उत्थान के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, और ये बात सरकार के अंदर, ठीक है। अब यूरोप में समाज कल्याण के विकास के लेकर कनाडा में ये बात होने लगी कि भाई इसके लिए उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम करना चाहिए, तो उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गरीबी हो या बेरोजगारी हो, वृद्धावस्था या श्रम संबंधी समस्या हो, तो उनमें जो संघर्ष कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा किए गए जो प्रयास थे वो गति 1900 में मिलने लगी। ये 19वीं सदी की बात है। फिर वहाँ पे जो है प्रक्रिया ये चलने लगी। तो आप ये कह सकते हो कि कनाडा में 19वीं शताब्दी में जो है समाज कार्य का जो है वर्चस्व काफ़ी अग्रसर रहा, काफ़ी आगे रहा, जिसमें अगर हम बात करें गरीबी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, श्रम संबंधी, महिला इत्यादि जो चीज़ें आप चाहते हैं लिख सकते हैं, इत्यादि से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए समाज कार्य जो है उनके आधार पे तकनीक हो गया, उपकरण हो गया, सिद्धांत हो गए इत्यादि के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का फिर प्रयास किया जाने लगा। फिर समाज कार्य से संबंधित सुधारों में भी इस प्रकार या इस समय काफ़ी महत्व प्राप्त किया, और इसी संदर्भ में कनाडाई समाज कार्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित था, ठीक है। फिर 1914 की बात आती है ना, 1914 में, तो कनाडा में एक संगठन बना जो समाज कार्यों से संबंधित था। अभी मैंने आपको बताया कि 1919 में कनाडा में समाज कार्य के 17 विद्यालय बन गए थे, है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक समान मानक के आधार पर प्रथम संगठन बन गया था। उससे पहले अगर हम बात करें सन 1919 से पहले की बात, तो 1914 आता है जहां कनाडा में एक संगठन बना जो समाज कार्यों से संबंधित था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब विद्यालय की बात लेकर आएगा, 17 विद्यालय हो गए, ये तो 1919 में हुए। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक समान मानक बनाए गए जहाँ पे, है ना, वो प्रक्रियाओं के लिए जो है जब आप बात होती है तो आप ध्यान रखेंगे सभी लोग 1919। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि इसी संगठन में फिर क्या हुआ कि आगे ये प्रक्रिया कहाँ बढ़ी, ये बढ़ी प्रक्रिया 1919 में। आगे देखिए, इसी संगठन में समाज कार्य के 17 विद्यालय और शिक्षण प्रशिक्षण का एक समान मानक जो है प्रोन्नत करने का ध्यान दिया गया, है ना। यही बातें हैं कि एक समान मानक पर आधार पर एक संगठन बना दिया गया, ये जिक्र यहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इससे पहले भी आपका सन 1926 आता है, और अभी अभी फिर मैंने बात किया 1926 में कि दी कनाडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की स्थापना हुई, ये भी सन 1919 में हुई। फिर 1941 और 81 के अवधि के बीच में कनाडा समाज कल्याण और आय के वितरण के संबंध में मुद्दों को ध्यान रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये प्रक्रिया भिन्न हो गई। और 1935 की बात जब होती है तो आप ये बात कह भी सकते हैं सभी लोग कि प्रथम बेरोजगारी बीमा विधान की स्वीकृति के साथ महामंदी की ऊंचाई में द कनाडियन वेलफेयर स्टेट की जो है प्रारंभ कर दिया गया था, है ना। या आप ये कह सकते हो कि बेरोजगारी बीमा का विधान जो है जारी हुआ पहला ये 1935 में, ये भी बात वही है। और प्रथम बेरोजगारी बीमा विधान की एक्सेप्टेंस या अनुमोदन के साथ महामंदी की ऊंचाई में द कनाडियन वेलफेयर स्टेट आरंभ हुआ था। तो यहाँ जो आप ये ना समझिएगा कि 1935 में जो है अमेरिका का है, लेकिन मैं यहाँ पे एक शब्द को रिलेट कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखेंगे, दी कनाडियन वेलफेयर स्टेट, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सन 1944 में दी नेशनल हाउसिंग जो है एक्ट या राष्ट्रीय आवास अधिनियम, ये जो आपने 1941 और 81 का बताया है जी, इसके साथ में 1935 दोनों मिक्स हो रहे हैं, इनको अलग अलग करके बता नहीं 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 नहीं, इसमें आपको बता दूं, ये प्रक्रिया अगर हम बात करें तो ये सन 1941 और 1981 के बीच की अवधि है। इस समय काफ़ी विकास हुए थे, तो इसी में एक वर्ष आता है। अगर हम आप लोगों से जिक्र करें तो जैसे 1900 आपका 45 आ जाएगा, 44, 43, 52, 80, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1941 और 1981 वाला अवधि, ये सामाजिक कल्याण का निर्माण में देखा गया था। ये वर्ष ये सामाजिक कल्याण ठीक है का निर्माण में देखा गया था, देखा गया था। ये बात आप इस शब्दों को यहाँ पे ये लिख के लाइन आप इस चीज़ को यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है
वैश्विक आर्थिक जो है प्रसार हुआ और उसी के कारण राष्ट्रीय विकास में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तब ये चीज़ें हमें देखने को मिली। सन 1935 वाली बात करते हैं तो ये इससे पहले आ जाता है 1941 से। चाहो तो इसके बाद आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, और पहले भी चाहो तो मेंशन आप कर सकते हो। 1926 ऊपर लिखे ही थे आप, उसके बाद आप 1935 भी ले सकते हो, फिर आप ये वर्ष डाल सकते हो और यही सत्य है। और चाहो तो आप ये वर्ष लिख के फिर आप 1935 डाल सकते हो, ये भी आप कर सकते हैं। दोनों बातें कॉमन है, सिमिलर है। ठीक है, तो 1935 में आपको पता चल गया। ठीक है, बेरोजगारी बीमा विधान का जो है स्वीकृति है। फिर अगर हम बात करें इसी समय कनाडा में ऐसे जो है प्रयास हुए जो कनाडावासी थे उनको गरीबी की मुक्ति दिलाने वाले थे। चिकित्सालयों के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण के प्रावधानों द्वारा सन 1950 के दशक में जो है संतुलित गति देखी गई थी। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया है, इन चीज़ों पर आप खासकर फोकस करेंगे सभी लोग। जैसे 1935 आपको पता हो गया है ना। उसके बाद 1935 के बाद एक वर्ष और आता है 1943। 1943 में अगर हम बात करें कनाडा में, तो कनाडा जो है कल्याण प्रणाली हेतु था और यहाँ पे दिशा निर्देश को मार्ग का प्रतिवेदन जो है औपचारिक रूप बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे केवल इतनी पॉइंट कि दिशा निर्देशों को मार्ग का प्रतिवेदन करने में, और ये जो प्रतिवेदन था ये बेसिकली औपचारिक बनाया गया था, जहाँ पे नियम वगैरह मानदंड वगैरह होते हैं। ये कनाडा में 1943 में तो नियम वगैरह बना दिए गए सामाजिक कल्याण के लिए 1943 में। फिर उसके बाद 1944 आया तो राष्ट्रीय, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रीय आवास एक एक्ट आया जिसको आप लोग बोलते हो अधिनियम नाम देते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया है, देख सकते हो आप लोग कि दी नेशनल हाउसिंग एक्ट के बारे में, ये 1944 आप देख रहे हैं 1944। ये वर्ष भी आप चाहो तो यहाँ पर फिर मेंशन कर सकते हो, है ना। देखो 1944 में राष्ट्रीय आवास अधिनियम जो था इसको आप स्थापित किया गया। फिर उसके बाद 1945 आया। 1945 में माँ को देय मतलब ड्यू, है ना, तो माँ को देय का सार्वभौमिक और पारिवारिक भत्ता पारित हो गया। तो अगर कनाडा में अगर बात किया जाए पारिवारिक भत्ता कब पारित हुआ कनाडा में, अगर आपसे पूछा जाए कि माँ को देय का एक सार्वभौमिकता की बात हो रही थी, ड्यू की बात हो रही थी, समान अधिकार वगैरह की बात हो रही थी, समान कल्याण की बात हो रही थी, इसको लेकर कब पारित किया गया, तो 1945 आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1952 आपका आता है 1952 में। और 1952 में अगर मैं बात करूं तो कनाडा में बेसिकली कहा गया कि 65 वर्ष से ऊपर कि जो प्रत्येक वरिष्ठ होंगे उनको लाभ प्रदान करने वाला एक जो है ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रावधान लागू किया गया था। तो ये कनाडा की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। ओल्ड एज सिक्योरिटी है ना, ओल्ड एज सिक्योरिटी का प्रावधान लागू कब किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 1952 बताएंगे। ये आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों को फिर ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर देखिए आपका 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इस प्रक्रिया में कनाडा में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गए थे। कहीं कहीं अगर हम आप लोगों से जिक्र करें तो कनाडा में जो 3 कार्यक्रम बनाए गए थे वो 1965 और 66 का भी वर्ष मिल जाता है, 1965 और 1966 का भी मिल जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1960 की दशक में कनाडा में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की स्थापना की गई थी जो समाज कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ये कार्यक्रम जो थे, एक था कनाडा पेंशन प्लान था, दूसरा अगर हम बात करें तो दी कनाडा असिस्टेंस प्लान था, और तीसरा जो था उसका नाम था मेडिकेयर था। 3 थे। इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कनाडा पेंशन प्लान, और दूसरा आपको ध्यान रखना है दी कनाडा असिस्टेंट प्लान, तीसरा आपको ध्यान रखना है मेडिकेयर, जो सामाजिक कल्याण प्रावधानों हेतु उच्च मानक निर्धारित करते थे।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें दी कनाडा असिस्टेंट प्लान, देखिए एक एक के बारे में थोड़ा सा समझते ही हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं मजदूरी पर आधारित लाभों के साथ कनाडा पेंशन प्लान आया था। जो ये पेंशन प्लान आप देख रहे हैं कनाडा पेंशन प्लान, ये किसके आधार पे आया था? तो मजदूरी पर आधारित जो लाभों के साथ कनाडा पेंशन प्लान को निधियों में, निधि का मतलब होता है फंड, फंड से जो है अर्जित धन दिया गया था। जब हम बात करते हैं दी कनाडा असिस्टेंट प्लान के बारे में, तो कनाडा का एक बुनियादी सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम था। ये एक बुनियादी सार्वजनिक सहायता प्लान था, ये दी कनाडा असिस्टेंट वाला प्लान जो था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और बेसिकली लाभ जो था पूर्णतः एक अधिकार था, इस पे ये आधारित था दी कनाडा असिस्टेंट प्लान वाला। और फिर एक शब्द था मेडिकेयर, और मेडिकेयर शब्दों से ही पता चल रहा होगा कि सभी निर्धन कनाडावासियों के लिए भोजन संचित की बात करता था। ये जो मेडिकेयर था ये भंडारित और वितरण की बात करता था, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि तीसरे वाले में लिखना कि जो सभी निर्धन कनाडावासी थे उनके लिए जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती थी उनको पूरा करता था ये मेडिकेयर, है ना। और ये जिक्र हमें सन 1965 और 60 के दौर में मिलता है। और जब हम बात करते हैं 1960 का दशक को लेकर, तो यहाँ पर हमें जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी। अच्छा, यहाँ पे देखो समस्त सेवाओं को सार्वभौमिक आच्छादन प्रदान किया है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नीचे मिल भी जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये कनाडा के समाज कार्य के बारे में था। कनाडा समाज कार्य के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सन 1980 एक शब्द है, ये भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। 1980 में फ्रूड बैक्स का जो है, फ्रूड वैक्स का जो है उदय हुआ था, यानी उसको स्थापित किया गया था। फूड जो है वैक्स, है ना, फूड वैक्स शब्द को जो है कनाडा में लाया गया था सन 1980 में। और ये नाम से पता है भोजन निर्धनता का मुद्दा जो है कनाडा में फिर उठने लगा था, उसी के संबंध में था कि जो भूखे लोग हैं उनको सीधे तौर पर भोजन संचित और भंडारित किया जाए, इस तरीके की बात इसमें किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, और दी कनाडियन हेल्थ एक एक्ट था जो 1985 में आया था। दी कनाडियन हेल्थ एक्ट जो था वो स्वास्थ्य संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में था, जो 1985 में आया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ अब दक्षिण अमेरिका में समाज कार्य के और कल्याण के बारे में जिक्र करने वाला। एक बार ये दोबारा बताइए, 1985 वाला दी कैनेडियन हेल्थ, हाँ, हेल्थ एक्ट था ये, हाँ, हेल्थ एक्ट था। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक और पॉइंट आता है, दक्षिण भारत में समाज कार्य और समाज कल्याण का विकास किस प्रकार से हुआ है। दक्षिण भारत की हम बात करने वाले हैं, है ना। तो अगर दक्षिण भारत के बारे में बात, सॉरी दक्षिण अमेरिका में अगर हम बात करते हैं समाज कार्य और समाज कल्याण के विकास को लेकर, चलिए आवाज़ आ रही है ना, तो करें यहाँ पे कि अन्य महाद्वीपों की तरह ही जो है दक्षिण अमेरिका में भी समाज कार्यों ने महत्व प्राप्त किया था। और दक्षिण अमेरिका में समाज कार्यों के विकास पर जो है स्पेन और पुर्तगाल का जो है प्रभाव पड़ा इस पर, है ना। अब आप लोगों को ये यहाँ पे समझना है कि दक्षिण अमेरिका में समाज कल्याण और समाज कार्य पर जो है स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों का प्रभाव पड़ा है, और ये बात सत्य है। ठीक है, इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में समाज कल्याण और समाज कार्य पर स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों का प्रभाव पड़ा है, इसलिए ये बात सत्य है। वहीं अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत आप देखेंगे स्पेन और पुर्तगाल में संस्कृति और राजनीतिक संरचनाएं जो थी वो 16वीं शताब्दी में अपने चरम पर थी। आप ये बात कह सकते हो कि 16वीं शताब्दी में इन दो राज्यों की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचनाएं थीं जो अपने चरम पर थीं, इनका एक व्यापक प्रभाव था, जहां अगर हम बात करें लतीनी अमेरिकी ने उपनिवेशों पर पड़ा था। तो अधिनायकवादी जो है नौकरशाहियों थी जिनकी शक्ति अभिजात प्रणालियों को परिवर्तित करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो है चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ठीक है,
अगर हम बात करें तो लैटिन अमेरिका में अगर हम बात करें तो इस समय जो था अधिनायकवादी नौकरशाहियों की थी, जो परिवर्तन के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं थी। ब्राज़ीली उपनिवेश के समय जो है पुर्तगाली समाज एक वंशानुगत राजा के अधीन शासित था, उसके बारे में जिक्र हुआ था। हालांकि अगर मैं आपसे बात करूं सन 1994 में 1994 में स्पेन और पुर्तगाल के राजा ने पोप के क्षेत्रीय विभाजन को स्वीकार किया था। आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा स्पेन एंड पुर्तगाल, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पुर्तगाल के राजा ने पोप के क्षेत्रों में या पोप के क्षेत्रीय विभाजन में इनकी भूमिका हमें देखने को मिली थी, यानी इनके विभाजन को इन्होंने स्वीकार किया था। तो कब किया था? तो 1994 में किया था, 1994 में। तो पहला अपनी जो है बस्तियों की स्थापना, दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये प्रक्रिया बेसिकली देखने को मानी जाती है, ज़्यादा वर्चस्व था इसका उस समय, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप चाहो तो यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो कि अपनी बस्तियों की स्थापना को लेकर और ईसाई धर्म का प्रचार करने को लेकर, ठीक है। फिर एशिया और अफ्रीका ने अनेक देशों की भांति जो है लैटिन अमेरिका भी विकासशील दुनिया का एक भाग माना गया। अनेक लोग यह विश्वास करते थे कि निर्धनता का उन्मूलन मतलब समाप्ति करना निर्धनता को, और सामाजिक न्याय की उपलब्धि बिना विदेशी नियंत्रण की उदारता के लिए नहीं प्राप्त की जा सकती है। सन 1950 ईस्वी में चिली के जो है सैटियांगो टिचले, ठीक है, ये नाम है कुछ जो इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता दूं, अमेरिका से ही संबंधित है, दक्षिण अमेरिका से ही रिलेटेड है, और ये बात है 1925 की। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप इसको नोट करें, क्योंकि पेपर में हो सकता है आप लोगों से बना दिया जाए। 1925 में सैटियागो, ठीक है, डिचले में प्रथम समाज कार्य विद्यालय का सृजन हुआ था। अब ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि सेटियांगो की बात मैं कर रहा हूँ, डिचले में, ये एक दक्षिण अमेरिका पे का ही एक पार्ट है ये, ठीक है, जहाँ समाज कार्य प्रथम विद्यालय की स्थापना हुई, वह वर्ष था 1925। उसके बाद आपको अगर हम बात करें तो यहाँ सन 1930 आया, और 1930 के दौर में समाजकारी विद्यालय सृजित करने वाला एक प्रस्ताव शामिल हुआ, जहाँ पे अर्जेंटाइन सोशल म्यूजियम में इसको स्वीकार किया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा कि समाजकारी विद्यालय सृजित करने वाला एक प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया, तो 1930 में स्वीकार किया गया, और उस प्रस्ताव का नाम क्या था? तो आप ध्यान रखेंगे, अर्जेंटाइन सोशल म्यूजियम, ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखना होगा 1930 में। फिर 1945 की बात करते हैं, 1945 में, तो चिली में सामाजिक सेवा का प्रथम पैन अमेरिकी सम्मेलन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये? चिली में हुआ था। कहाँ पर? चिली में हुआ था। सामाजिक सेवा का प्रथम पैन अमेरिकी का सम्मेलन। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें आप लोगों से, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, तो कहता है कि जहाँ चिली में सेटियांगो डिचले ने प्रथम स्कूल ऑफ सोशल वर्क यानी समाजकारी विद्यालय का सृजन हुआ, और समाजकारी की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1930 ईस्वी में समाजकारी से संबंधित एक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, और वह था अर्जेंटाइन ने सोशल म्यूजियम में स्वीकार किया गया था। 1945 में चिली में सामाजिक सेवा का प्रथम पैन अमेरिकी सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था, ठीक है, ये प्रथम था। अच्छा, इसी के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क
पर आधारित एक विद्वान जिनका नाम था लतीन अमेरिकी विद्वान थे ये। इन्होंने समाज कार्य को स्वदेशी रूप में, वास्तविकता के रूप में जो है ये उन्मुख हुए काम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं प्रारंभ में लैटिन जो है अमेरिका में, ये देखो लैटिन की बजाय अगर आपको मैं कहूँ तो आप लतीन लिखे तो बढ़िया रहेगा, लतीन है ना, लतीन ता होगा लतीन, ठीक है, ये शब्द होगा यहाँ पे लैटिन की बजाय, ठीक है। तो इन्होंने वे जो है केस वर्क और समूह यानी ग्रुप वर्क और सामुदायिक संगठन पर आधारित था ये, है ना, उसी पर ये आधारित था। 1953 में अगर हम बात करें, क्यूबाई क्रांति कब हुए था, क्रांति 1953 में, क्यूबाई क्रांति के समय, और 1970 में चिली में जो है एले डेंट शासन के उद्भव का अनुगमन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता या निर्णय करने में असमर्थ थे कि क्या सामाजिक परिवर्तन की क्रांति या सुधार के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, है ना, ये बात इसके अंतर्गत बताई गई थी। फिर उसी समय सामाजिक कल्याण हेतु प्रशिक्षण जो है संयुक्त राष्ट्र का एक 1971 का वक्तव्य था जो तनाव का कारण बन गया था, है ना, तनाव का कारण बन गया था। तो लतीन अमेरिकी ने अधिकांश देशों में यह माना जाने लगा कि समाजकारी को जो है आयातित अवधारणाओं से मुक्त किया जाना चाहिए। मतलब ये रीज़न ये था, ये स्टेटमेंट रेसिनिक का था, है ना। आपसे अगर हम बात करें जहाँ ये बात की जा रही कि आयातित अवधारणाओं से मुक्त करने के लेकर, तो इसका मतलब ये था कि वक्तव्य जो तनाव वगैरह है, जो समाज में जो असामाजिकता थी, जो असामान्य व्यवहार थे, उनको दूर करने की बात की गई थी दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, उनको। और फिर इसी समाज कार्य में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन। बताइए पैराग्राफ, इसको जी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर जो समाज में समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे बुराइयां जो व्याप्त हैं, जो असामाजिक तथ्य व्याप्त हैं समाज में, उनको दूर करने के लिए समाज कार्य में जो है इन्होंने कहा कि आयातित अवधारणाओं से मुक्त, आयातित का मतलब असामाजिक तथ्य है, उनसे मुक्त कराया जाना चाहिए, ये बात बताई थी, लतीन द्वारा बताया गया था अमेरिका में अधिकांश। स्टेटमेंट में अगर नाम आता है तो नाम वहाँ स्टेटमेंट में आप ध्यान रखेंगे किस विद्वान का, अगर जब परिभाषा के रूप में आता है तो रेशेनिक एक विद्वान है, रेशेनिक एक विद्वान है, इनका स्टेटमेंट बन जाता है। और ये कहते भी हैं कि समाज कार्य को जो है आयातित अवधारणाओं से मुक्त किया जाना चाहिए। समाज कार्य को कैसे मुक्त करोगे आप, जो समाज में असामाजिकता है उसको दूर करके कैसे करोगे, समाज कार्य के माध्यम से करेंगे, है ना, इस चीज़ों के ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 1960 और अगर हम बात करें 70 के बीच में, 1960 और 70 के दशक के मध्य में समाज कार्य शिक्षा में पुनरावधारणा काल के रूप में स्वीकार करके लतीन अमेरिका को प्रमाणिक क्षमता की इन्होंने कर दी खोज। तो आप देख सकते हैं 1960 और 70 के दशक में जो लतीन महोदय हैं अमेरिका ने समाज कार्य के क्षेत्र में अमेरिकी और यूरोपीय प्रभावों को समाप्त करके स्वतंत्र रूप से समाज कार्यों में संचालित करने की दिशा में कदम को आगे बढ़ाया, ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे कह सकते हो। और उसी समय जो है लतीन अमेरिका के प्रमाणित क्षमताओं की खोज में भी लग गए, और इसमें दो विचारधाराओं पर जो है ये प्रक्रियाएं हमारे सामने फिर आने लगी। दो विचारधाराएं थी इसमें, एक विचारधाराएं जो थी प्रकार्यवादी और ऐतिहासिक भौतिकवादी दूसरा विचारधारा थी। इसमें दो टाइप की जो है विचारधाराओं को शामिल किया गया। एक था प्रकार्यवादी। अब जो ये प्रकार्यवादी विचारधारा थी, प्रकारवादियों के अनुसार कहा गया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने देशों के विकास में सामाजिक समस्या को पृथक्करण करके या पृथकीकरण जो है के द्वारा सामाजिक प्राप्ति में योगदान करना चाहिए, यानी समस्याओं को अलग अलग भागों में बांट दिया जाना चाहिए, वो प्रकार्यवादी बन जाता है। और फिर दूसरा था ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने देशों के विकास हेतु सामाजिक समस्याओं को समाधान हेतु सामाजिक समानता में योगदान करना चाहिए, ये प्रकार्यवादी का स्टेटमेंट था। जब हम दूसरी विचारधाराओं पे बात करें, धीरे धीरे बता दीजिए प्लीज। क्या बात हुई धीरे धीरे,
अभी देखियो, प्रकारवादी में आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या? प्रकारवादी, नहीं सर। प्रकारवादी क्या थी? प्रकारवादी विचारधाराओं का मतलब ये था सिंपल से, कि अगर कोई समस्या है, समाज की कोई समस्या है, तो उस समस्या को अलग अलग भागों में बांट दो ना, छोटे छोटे भागों में बांटो। छोटे छोटे भागों में बांटने का मतलब ये हुआ कि आप उस समस्या का समाधान करोगे। कैसे करोगे? जब किसी क्रिया को आप छोटे छोटे भागों में बांटोगे। तो वो प्रकारीवादी के अनुसार कहा गया कि सोशल वर्कर अगर इस तरीके से काम करेगा तो जाहिर सी बात है समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती हैं। तो वो क्या हुआ? सामाजिक प्राप्ति में उसका योगदान हुआ। उसका क्या हुआ? वो योगदान मिल गया। अभी आप समाज में जाओगे तो बहुत सारी व्याप्त बुराइयां हैं, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रकारवादी जैसे कॉन्सेप्ट को लागू करना चाहिए। अब कैसे लागू करेंगे? पहले एक गोल का चुनाव करो। वो एरिया कौन सा है जहाँ समाज में बुराई है? कितनी बुराइयां हैं? 10 बुराइयां हैं। 10 बुराइयों के परिप्रेक्ष्य में आप क्या काम करना चाहते हो? तो उसके लिए आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड करोगे। कहोगे कि कहीं भाई आप पोस्टर के माध्यम से बताना चाहोगे, कहीं आप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताना चाहोगे, कहीं आप जो है सर्वे करके बताना चाहोगे, कैंप, कार्यक्रम, योजनाएं इत्यादि के माध्यम से आप क्या करोगे? वहाँ पे लोगों की समस्या का निजात यानी समस्या का समाधान करोगे। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकारीवादी कहलाएगी। और दूसरी प्रक्रिया जो है ऐतिहासिक भौतिकवादी होती है। ऐतिहासिक भौतिकवादी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निर्धनों को अवसाद से मुक्ति कराने में सहायता करती है। तो जो अक्षम लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनको अवसाद या तनाव से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनकी सहायता करती है, और ये कहलाती है ऐतिहासिक भौतिकवादी। क्या कहलाती है? ऐतिहासिक भौतिकवादी। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अर्जेंटीना में राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन यह बताता है कि नई सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज कार्य के लिए कोई सहिष्णुता नहीं थी। इसका मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है, जब 1976 का दौर चल रहा था 1976 में, तो अपहरण, उत्पीड़न, नागरिकों के संहार की वकालत करते हुए अर्जेंटीना में सैनिक शासन स्थापित हुए थे। सैनिक शासन स्थापित हुए थे 1976 अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका का ही एक भाग है अर्जेंटीना। तो लापता पर राष्ट्रीय आयोग आया था एक, है ना, इसीलिए कहा जाएगा कि अर्जेंटीना में राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन बताता है। और प्रतिवेदन लापता पर अगर हम बात करें, ठीक है, लापता पर राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन स्पष्ट करता है कि लापता लोगों में नीलपट्ट कामगर कितने लोग हैं, है ना, व्यावसायिक लोग कितने हैं, अध्यापक लोग कितने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो समाज कार्य के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, वहाँ कोई जगह नहीं थी। फिर उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो हमारे सामने आता है कि अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से हटा दिया, और इसके अतिरिक्त शिक्षक और अभ्यासकर्ता जो समाज कार्य करते थे उन्हें भी अपने पदों से हटा दिया गया। और अर्जेंटीना में व्यापक दमन और सरकारी नियंत्रण के बावजूद समाज कार्य अब जो है महत्व प्राप्त कर रहा है। अब जो है इसका महत्व प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 बातें आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें आपको तो स्पष्ट हो गई है साफ शब्दों में कि 1976 में अपहरण, उत्पीड़न, क्या अपहरण, उत्पीड़न, है ना, अपहरण, उत्पीड़न तथा नागरिकों के संहार की वकालत करते हुए अर्जेंटीना में सैनिक शासन स्थापित हुआ था। क्या स्थापित हुआ है अर्जेंटीना में? सैनिक शासन स्थापित हुआ। कहाँ पर हुआ था ये? अर्जेंटीना में या अर्जेंटीना में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 1978 दी अर्जेंटाइन काउंसिल ऑफ नहीं होगा, काउंसिल ऑन होगा, काउंसिल ऑन सोशल सर्विस एजुकेशन, सोशल सर्विस एजुकेशन को सृजित किया गया था। कब?
1978 में, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग, 1992 में, 1992 में लैटिन अमेरिकन थे, उन्होंने ही एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क के अध्यक्ष, है ना, मारिया जो लोरेना मोलिना थी, उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक कक्षा के अंदर और बाहर किसी भी प्रकार के अन्याय का विरोध कर सकता है ना। ये बात आपको सर ये ध्यान पॉइंट दोबारा बता दीजिए, इसको नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। दी लतीन अमेरिकन नोट कर लीजिएगा, अमेरिकन एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क के अध्यक्ष के रूप में अगर बात होती है तो मारिया लोरेना मोलिना का नाम आता है। और इन्होंने कहा भी है कि कक्षा के अंदर और बाहर किसी भी प्रकार का अन्याय अगर होगा तो उसका विरोध कर सकता है ना। बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब देखिए, प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता का एक वृत्तिक संगठन था, है ना। उस वृत्तिक संगठन में अगर हम बात करें तो दो चीज़ें, आप यहाँ पे तीन नाम आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। एक का नाम ऑस्ट्रेलिया और दूसरे का नाम याद रखेंगे न्यूजीलैंड और तीसरे का नाम आप याद रखेंगे फिजी। तीन नाम आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ दो संगठन हैं, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी। बताइए, क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखिए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ दो संगठन हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो एक ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एंड वेलफेयर एजुकेशन और ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ मतलब ऑफ ही होता है, ठीक है, सोशल वर्कर्स। इसकी स्थापना सन 1978 में की गई थी, 1978 में की गई थी। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के समाजकारी को एक संगठन जो था वो सीमित में समावेश था। सीमित में क्या था? समावेश था। बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। और जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की देखभाल, शिक्षा, महिला सेवा, रुग्ण सेवा, परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय पर ध्यान देने का प्रयास करता था, उस पर प्रयास करता था। तो यह समिति वार्षिक सम्मेलन करती थी और समाज कल्याण, शिक्षण की संरचना और प्रक्रिया में सुधार हेतु प्रारूपित सिद्धांतों को निरूपण का कार्य करती थी। ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स समाज कार्य की जो लक्ष्य थे 1946 में ये अस्तित्व में आ गया। 1946 जो था उसी समय ये जो है अस्तित्व में आ गया था, परंतु संगठन के रूप में 1978 के रूप में यहाँ पर देखने को मिला था। और यह संगठन जो था सामाजिक संरचनाओं और नीतियों का समर्थन भी करता था। आपको पता होगा IFSW के बारे में जानते हो? बताइए जरा एक बार। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स है, अगर इसकी स्थापना की बात आती है तो आप लोग कहते हो कि 1956 इसकी डेट आती है।
1956। तो ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए विधि का पंजीकृत नहीं था और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की समाज कार्य का एक स्थापित निकाय भी माना जाने लगा, यानी एक प्रकार का ये निकाय है ना, ये निकाय है। तो ऑस्ट्रेलिया में समाज कार्य के संबंधित मुद्दे थे कौन कौन से थे? तो शरणार्थियों बाल संरक्षण को लेकर मुद्दा था, एक पारिवारिक हिंसा का मुद्दा था, एक है ना, पारिवारिक हिंसा भी ऑस्ट्रेलिया में विद्यमान है। 2002 और 2003 में मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ तो 408,000 पारिवारिक हिंसा के मामले जो है सामने आए थे ऑस्ट्रेलिया में, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड, यहाँ समाज कार्य समाज में स्थित जो अवरोध थे, जो असमानताएं थी, जो अन्याय था, उस पर ध्यान देता था। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो था, वो जो रीज़न था, न्यूजीलैंड में सामाजिक कार्यकर्ताओं के विशिष्ट कार्यों का निर्णय करना काफ़ी मुश्किल था। फिर भी सामाजिक कार्यकर्ता ने निजी और गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में कार्य करते हुए परिवार, शोध, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य, अक्षमता और शिक्षा पर इन्होंने काफ़ी बल दिया। तो अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो सन 1949 में समाज कार्य शिक्षण द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स एसोसिएशन का गठन हुआ, यानी इसका आरंभ हुआ। 1957 में सामाजिक कार्यकर्ताओं के क्षेत्रीय समूह का उद्भव प्रारंभ हुआ और जैसे 1957 और 58 1958 में जो है ओटांगो, इसको ध्यान रखेंगे, ओटांगो ब्रांच और ओटांगो सोशल वर्क एसोसिएशन ने सन 1962 में डुनेडिन में एक सम्मेलन की मेजबानी की, जहां अनेक धार्मिक व्यक्तियों का एक अभिव्यक्त किया गया और एक निश्चित सामाजिक ढांचा होना चाहिए जिसमें कार्यकर्ता जन अपनी व्यवसाय का संचालन कर सके, ये बात थी। और दी न्यूजीलैंड एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की अगर हम बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और दी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स एसोसिएशन की स्थापना की बात होती है 1949 की, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर 1965 में आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की त्रैमासिक पत्रिका जो है प्रकाशित कर दिया गया और इसी के नाम पर अनेक बार जो है इसके परिवर्तन भी हुए, ये भी आप कह सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 2003 न्यूजीलैंड में सोशल वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है आया, यानी इसको बढ़ावा मिला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जी कुछ कह रहे हैं क्या कोई? उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आता है फिजी। क्या नाम आता है? फिजी। फिजी सब प्रशिक्षण कार्यकर्ता की पहल जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके के तर्क पर फिजी के व्यावसायिक संगठन के निर्माण की अनुवाई की थी। सन 1990 के दशक में 1990 के दशक में फिजी की लगभग 25% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे थी। इस समय यहाँ पर कोई सामाजिक कल्याण कार्य प्रणाली नहीं थी 1990 में, है ना। और इसी समय जहाँ पर कोई सामाजिक कल्याण कार्य प्रणाली नहीं थी, वर्तमान में समाज कार्य, हस्तक्षेप, सामुदायिक विकास, बाल देखभाल, युवा कार्यक्रम या युवा कार्य या आवासीय देखभाल जैसे शब्द को ये रिप्रेजेंट करता है ना। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सुधार करेगा, परिवार नियोजन की बात होता है, उसकी बात करता है ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1996 में फिजी एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स का गठन हुआ, जो आचार संहिता और सख्त प्रत्ययन प्रक्रिया के साथ इसका नाम आता है। IFSW इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क का जो ये सदस्य रहा है फिजी, और यह एक समाचार पत्र निकालता है, वार्षिक संगोष्ठी आयोजित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करता है, विदेशी फंड वगैरह जो है बनाता है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमारे सामने एक लास्ट पॉइंट है, अफ्रीका और मध्य पूर्व में समाज कार्य का जो है इतिहास, इसके बारे में जिक्र है।
चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, है ना, कि अफ्रीका और मध्य पूर्व में जो है समाज कार्य का इतिहास क्या रहा है, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसमें काफ़ी फैक्ट वगैरह आपको नोट करने पड़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपको फैक्ट वगैरह भी यहाँ पर बता दूंगा कल वाली क्लास में, ठीक है। सर नमस्ते, थैंक यू।